नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एग्जाम ब्लूप्रिंट पर। हमने पिछले लेक्चर्स में कोशिका चैप्टर को पूरी गहराई से पढ़ा है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में असली जीत तब होती है जब आप मुश्किल प्रश्नों को हल कर सकें। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी के चैप्टर सेल यानी कोशिका के कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं या आगे पूछे जा सकने की संभावना है। इससे आपको आपके कंसेप्ट को पूरी तरह से टेस्ट करने का मौका मिलेगा। हर सवाल के साथ हम उसका लॉजिक भी समझेंगे। तो चलिए अपनी तैयारी को परखते हैं और शुरू करते हैं आज का ये चैलेंज। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। ठीक है, तो गौर से हम देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है वो तारककाय यानी सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी लाइसोसोम और ऑप्शन डी माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आप अभी तक अंदाज लगा चुके होंगे। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पेन पेपर लेकर बैठें और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको लगे उसे नोट कर लें। और आप एक तरह से अपना स्कोरिंग भी खुद साथ साथ करते चलें, ताकि आपको पता चल सके कि इस सीरीज में हमने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। ठीक है, और हमें कमेंट करके अपना स्कोर बताइए। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो केंद्रक के अलावा दो ऐसे सेल ऑर्गन्स होते हैं जिनमें खुद का माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम पाया जाता है, जिसमें खुद का अपना डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो और डीएनए और राइबोसोम, तो उसमें सबसे पहला तो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन इसके अलावे एक और मतलब कि कोशिकांग है जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, वो है लवक। ठीक है, इसका भी अपना खुद का डीएनए पाया जाता है और इसमें खुद का जो राइबोसोम है वो पाया जाता है। ठीक है, ये तारक केंद्र जो है ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। गोल्जी उपकरण जो है वो पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और लाइसोसोम जो है वो इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किसमें। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा, इसे कोशिकीय ऊर्जा गृह तो कहा जाता है, लेकिन यहाँ सौर ऊर्जा से संबंधित कोई भी क्रिया नहीं होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट और क्लोरो में ही क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है और ये ही प्रकाश की ऊर्जा को एटीपी में बदलने का काम करती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी ही हो जाएगा। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला है कि प्रायस लघुत्तम सजीव कोशिकाएं हैं। ठीक है, प्रायस जो है वो लघुत्तम सजीव कोशिकाएं हैं। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। अगला है माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एनिमो शर्करा की बनी होती, नहीं, ये भी सही नहीं है, एनिमो शर्करा की नहीं बनी होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एनिमो शर्करा की नहीं बनी होती है। अगला है कि विषाणु सम एकल तंतु आरएनए से बने होते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला है कि रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती, ये भी गलत है, इसमें कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो साधारण मानव में गुणसूत्र की जो संख्या है वो 46 यानी 46 होती है। अगर इसकी बात हम जोड़ों में करें तो ये 23 जोड़ी होती है। ठीक है, अगर यहाँ पूछा जाता कि कितने जोड़ी होते हैं तो 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, कुल गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 46 होती है। ठीक है, पुरुषों में अगर हम बात करें मेल में, ठीक है, तो ये 44 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ में एक्स और वाई लिंग क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी दो 44 और +2 हो जाएगा 46। यही बात अगर हम फीमेल में करें तो 44 क्रोमोसोम और दो इनके हो जाते हैं ये फीमेल क्रोमोसोम। ठीक है, XX, और इनकी संख्या भी 46 हो जाती है। इस तरह से इनकी संरचना मेल और फीमेल में
पाई जाती है, ठीक है। और यही जो है इनके संतति यानी इनसे जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं उनका लिंग निर्धारण करती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है। देख लीजिए सेम क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया, ठीक है। वहां पूछा जा रहा था गुणसूत्रों की संख्या, जबकि यहाँ पूछा जाता है कि कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 23 जोड़े, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, ठीक है, विविधता का कारण है अनुकूलन, यानी उनके रहने के वातावरण के आधार पर नहीं, ये उतना उचित कारण नहीं है। विविधता तो इससे आती है लेकिन उतना नहीं। सहभागिता, साथ रहने से नहीं। उत्परिवर्तन, हाँ ये सही हो सकता है। बहुगुणता, ये नहीं, सही नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों जो जीव होते हैं उनके जीन्स में कुछ भी परिवर्तन आने के कारण उनके जो नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो परिवर्तन है यही क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है कि निम्न में से लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। इनका जो लिंग का निर्धारण है मेल और फीमेल का, वो वातावरण के टेम्परेचर के आधार पर होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आप अपना स्कोर नोट करते चलेंगे, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको आएगा नज़र में उसे भी आप नोट कर लेंगे। ऐसे हमने चैप्टर पढ़ाया है, उस दौरान सारे फैक्ट्स को लगभग डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आइए, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। तो पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है किंतु जंतु कोशिका में नहीं, तो ये एक अंतर हो सकता है। जीव द्रव्य दोनों में ही उपस्थित होते हैं, केंद्रक दोनों में ही उपस्थित होते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक जो कोशिका भित्ति है इसी कारण से दोनों में अंतर या विभेद किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, यानी कौन सा वो कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जो सेलुलोज की कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति किसी भी चीज की बनी हो वो मैटर नहीं कर रहा है इस प्रश्न में। मैटर ये कर रहा है कि ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। केंद्रक दोनों ही कोशिका में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो बहुत बचपन से आपने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोशिका भित्ति सेल वॉल, ठीक है, ये सबसे बाहरी परत होता है पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। और ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति स्रोत है, कोशिका के शक्ति का स्रोत क्या है। तो पहले ही पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया, बस लैंग्वेज का अंतर है साथियों, क्वेश्चन वही है, ठीक है। हाँ, अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किससे बनी होती है। तो ये प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से नहीं, प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। तो ऑप्शन डी ए और बी दोनों जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों, ठीक है। जो लोग हर बार में क्वेश्चंस को सही करने के प्रयास करते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं कि कोशिका भित्ति जो है वो लिपोप्रोटीन अर्थात लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं। कुछ मात्रा में उनमें कार्बोहाइड्रेट भी विद्यमान होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ जो ऑप्शन डी है वही इसका आंसर होगा, ठीक है। हाँ, हमने इसके निर्माण के संबंध में दो मॉडल भी पढ़ा है। एक फ्लूइड मोजैक मॉडल, ठीक है, जिसको रॉबर्टसन ने दिया था, और एक ये निकोलसन, सिंगर और निकोलसन का मॉडल, दोनों हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
ठीक है। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम नहीं, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है, ठीक है। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, हाँ, जब हम पढ़ रहे थे राइबोसोम को तो हमने बताया था कि ये नन्ही फैक्ट्रियां हैं, यानी ये प्रोटीन का निर्माण करती है और इंडोप्लाज्मिक भी प्रोटीन के निर्माण में सहायता करती है, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी है वो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गोल्जी उपकरण का काम है पैकेजिंग, सेक्रेशन और ट्रांसपोर्टेशन का। इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, यहाँ कोशिका को आवश्यक ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो लसिका कोशिका का निर्माण जो है वो तिल्ली में होता है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये एकदम फैक्चुअल है, इसे याद रखने की आवश्यकता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में, ध्यान से देखिएगा, बड़ा क्वेश्चन है। नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिका का एकमात्र स्रोत है। नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है साथियों, ठीक है। ये एकमात्र स्रोत नहीं है। स्तंभ कोशिकाएं बीज पुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। नहीं, ऐसा कोई भी स्रोत अभी तक नहीं है या कोई भी खोज अभी तक नहीं हुआ है जो बता सके कि बिना ही बीज पुटियों को नष्ट किए हुए स्तंभ कोशिकाएं प्राप्त की जा सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया साथियों। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिकीय रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरह से जो ऑप्शन डी है, यानी कि कथन 3 और 4, वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस बड़े कम पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन बड़े कम पूछे जाते हैं। ये 2002 के आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है, ठीक है। स्तंभ कोशिका के यानी ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। हाँ, अभी हमने पीछे देखा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद है ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। ये भी सही है, ठीक है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, ये भी सही है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती, नहीं, ये गलत है। ये केवल भ्रूण में नहीं पाई जाती है, अन्य कोशिकाओं में भी पाई जाती है। तो इस तरह से असत्य पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए आगे देखते हैं। प्रकर्मित कोशिका मृत्यु यानी जो प्लान्ड सेल डेथ है, ठीक है, प्लान्ड सेल डेथ है, एक कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं हम लोग। तो इसको एप्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्टोसिस, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है, इसको याद रखने की जरूरत है, ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन। हाँ, ये आइए आगे देखते हैं हम लोग। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, यानी कि हमारे तंत्र में यानी हमारे शरीर में सबसे अधिक एटीपी अणु को कौन उत्पन्न करता है, यानी कि किससे सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो एटीपी जो उत्पन्न करने का सबसे बड़ा मतलब कि जरिया है वो क्रेब्स चक्र है, ठीक है। कौन सा है? क्रेब्स चक्र, ठीक है। श्वसन तंत्र, हम लोग का जो श्वसन तंत्र है उसमें अधिकतम एटीपी जो है वो अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद जो है क्रेब चक्र कहलाता है, ठीक है। ये चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने की थी। किसने की थी? हैंस क्रेब्स ने। और कब की थी? तो 1937 में। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? क्रेब्स चक्र कहा जाता है। हैंस क्रेब्स ने इसे खोजा था, इसलिए इसे क्रेब्स चक्र कहा जाता है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है।
तो इसमें स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए हमने पहले भी बात किया है कि स्वयं प्रोटीन संश्लेषण वही कर सकते हैं जिनके पास ये मतलब जिसमें डीएनए उपस्थित हो, ठीक है, डीएनए उपस्थित हो, और डीएनए दो ही कोशिकांग में उपस्थित होता है केंद्रक के अलावे, ठीक है। केंद्रक के अलावे कहाँ कहाँ उपस्थित होता है, तो एक प्लास्टिड में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो इस ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, प्लास्टिड है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं। डीएनए की उप उप इकाइयों को क्या कहते हैं, ठीक है। हाँ, डीएनए की उप इकाई को क्या कहते हैं, इसको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है, इसमें विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसे बस याद रखना है, ठीक है। ऐसे इसको हम जब हम वो डीएनए को अच्छे से पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगले नहीं, थोड़ा समय लगेगा उसमें, तो वहाँ अच्छे से डिस्कस करेंगे कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, इसको किसने संरचना दिया था, इसकी खोज किसने की, सब वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। ये किस तरह से बने होते हैं, ठीक है, इनके अणु किस बॉन्ड से बंधे होते हैं, सब वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। डीएनए के, देखिए सेम क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया। डीएनए के स्ट्रैंड बंधे होते हैं, किससे बने होते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बने होते हैं। केमिस्ट्री में बॉन्ड पढ़े हैं ना, ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो हम जब केमिस्ट्री शुरुआत करेंगे तो वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तत्काल ये याद रखना है कि जो डीएनए होते हैं, ठीक है, ये किस बंध से बंधे होते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। किससे बंधे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। हाँ, इस तरह जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। आइए देखिए, तो कोशिका कला पाया जाता है दोनों कोशिका में, लेकिन हरित लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। पूछा जा रहा है कि दोनों ही कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। अब है कोशिका कला, कोशिका द्रव और केंद्रक, हाँ ये तीनों पाए जाते हैं, ठीक है, ये सही आंसर है, ठीक है। कोशिका भित्ति ये भी सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, तो केवल सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, ठीक है, पूछा जा रहा है कौन सा सत्य है। पूछा जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक, यानी नाभिक बड़ा कठिन हिंदी शब्द है, इसको केंद्रक या न्यूक्लियस समझ सकते हैं आप लोग, नाभिक होता है, ठीक है। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिका में कला होती है, ठीक है, हाँ ये भी सही उत्तर है, ये सही स्टेटमेंट है ये। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम पढ़े हैं कि जो केंद्रक है वो ट्रू न्यूक्लियस यानी सच्चे केंद्रक नहीं होते, यानी झिल्ली भी झिल्लीदार केंद्रक नहीं होते, केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली होती है वो इसकी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, तो इसे सच्चा केंद्रक नहीं माना जाता है। इट मीन्स इसमें केंद्रक जो है वो अनुपस्थित माना जाएगा, ठीक है। अब है यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं, ठीक है, हाँ ये भी बिल्कुल सही उत्तर है, सॉरी सही स्टेटमेंट है। राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये जो सेल ऑर्गेनल्स है, कोशिकांग है, वो डेवलप्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य, सॉरी यहाँ असत्य होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा कथन असत्य है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजनी क्षार, डिऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह, ठीक है। एक नाइट्रोजनी क्षार, राइबोसोम शर्करा और फॉस्फेट समूह, डिऑक्सीराइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह, केवल नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट समूह नहीं। इसमें ये जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। एक नाइट्रोजनी क्षार, डिऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह, ठीक है। नाइट्रोजनी क्षार, राइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है, यानी लाइसोसोम का जो निर्माण है वो किससे होता है, ठीक है। तो लाइसोसोम के निर्माण में कौन सहायक होता है,
तो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, नहीं नहीं, ये गोल्जी काय, ठीक है, गोल्जी काय, जो गोल्जी बॉडी है ये लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। केंद्रक जो है ये ब्रेन ऑफ सेल होता है, यानी कोशिका के संपूर्ण क्रिया पर ये नियंत्रण रखता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो कोशिका के केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मार्ग बनाता है। याद रखिएगा, गोल्जी काय ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए मार्ग कौन बनाता है? तो ये बनाता है कौन? ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। और ये कोशिका को आंतरिक सहारा प्रदान करता है, ठीक है, आंतरिक सहारा प्रदान करता है। और इसी ये दो प्रकार के होते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, एक स्मूथ यानी चिकनी और दूसरी रफ यानी कि खुरदरी। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ठीक है, इसी के सरफेस पे, सतह पर खुरदरी दानेदार संरचना पाई जाती है, यही राइबोसोम कहलाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन स्थान कौन सा है, ठीक है, कोशिकीय श्वसन स्थान। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोशिका में कोशिकीय श्वसन स्थान जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। हाँ, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन के लिए जिम्मेवार जो रासायनिक पदार्थ है वो विद्यमान होते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोशिकीय श्वसन संपन्न होता है, ठीक है। हाँ, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो कोशिका को आंतरिक सहारा प्रदान करता है और केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक जो है वो आनुवांशिक पदार्थों के परिवहन के लिए मार्ग बनाता है। लाइसोसोम कोशिकीय पाचन के लिए जिम्मेवार है। इसे आत्महत्या की थैली यानी कोशिका के मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ के लिए ये जिम्मेवार होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, ठीक है। तो ये एसिटो ये क्वेश्चन इसे थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, ये मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, ठीक है, ये मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसका आंसर, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्यी कोशिकांग यानी कोशिका द्रव में पाए जाने वाले, ये जो कोशिका है कोशिका द्रव में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे कोशिकांग हैं, हाँ, वो यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है, ठीक है, इसको माना जाता है, ठीक है। तो ये सूत्रकणिका हिंदी में कहा गया है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है कोशिका, ठीक है, कोशिका के भीतर कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को माना गया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहा गया है, एटम बम किसको कहा गया है, ठीक है। तो ये कहा गया है लाइसोसोम को, क्योंकि ये आत्महत्या की थैली भी कहा गया है इसको। ये इस कोशिका में रहता है, ठीक है, और जैसे ही कोशिका संक्रमित होती है, ठीक है, या इनकी आयु पूरी हो जाती है तो ये अपने आप को फाड़ लेता है, ब्लास्ट कर देता है, ठीक है, और ये पूरे कोशिका के मौत के लिए यानी कोशिका के डेथ के लिए जिम्मेवार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन से तो बनी होती है, लेकिन जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड होती है, ठीक है। कौन सी लिपिड होती है? फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ एक मतलब वेल आंसर माना जाएगा, ठीक है। लिपोप्रोटीन या लिपिड और प्रोटीन भी होता तो वहाँ फॉस्फोलिपिड अगर हो तो इसको मतलब कि वहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, क्योंकि ये सबसे सटीक आंसर है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं कि राइबोसोम जो है वो नन्ही फैक्ट्रियां हैं, ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। क्या करती है? प्रोटीन का संश्लेषण। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें भाग लेता है। तो जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि राइबोसोम के अभाव में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट यानी वसा का संश्लेषण जो है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। कोशिकीय श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जिम्मेवार है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो वैसा जीव
जिनमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, इनको क्या कहते हैं? इनको हम लोग अगुणित जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? अगुणित जीव कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कोशिका में गोल्जी काय को हटा दिया जाए, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा। तो गोल्जी काय को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होगी? ऊर्जा उत्पादन? नहीं, ऊर्जा का उत्पादन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, तो ये प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड का संशोधन और पैकेजिंग, हाँ, तो जो संशोधन और पैकेजिंग है, सेक्रेशन और पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वो किसका काम है? तो वो गोल्जी बॉडी का काम है, गोल्जी काय का काम है, तो ये प्रभावी होगा। ठीक है, अनुवांशिक जानकारी का संचयन, ये केंद्रक के भीतर ये डीएनए या फिर जीन की बात करें तो ये उससे संबंधित है। ठीक है, कोशिका का जल संतुलन? नहीं, कोशिका में जल संतुलन जो है वो वैक्यूल्स यानी रसधानी का काम है। ठीक है, किसका काम है? रसधानी का। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोशिका झिल्ली के फ्लूइड मोजैक मॉडल के अनुसार झिल्ली की प्रकृति झिल्ली की प्रकृति जो है वो स्थिर नहीं होती है। इसकी तरलता जो है वो इसकी तरलता का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, इसकी तरलता का मुख्य कारण क्या है? इसकी तरलता का मुख्य कारण सेलुलोज और पैक्टीन का जमाव? नहीं, ये गलत हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की बाहरी परत? नहीं, इसमें कार्बोहाइड्रेट की परत नहीं होती है। लिपिड और प्रोटीन के अणुओं की पार्श्व गति? हाँ, ये बिल्कुल सही है। कोशिका भित्ति का दबाव? नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। ठीक है, हाँ, हमने पहले भी जब लेक्चर के दौरान पढ़ा है तो ये डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिकांग होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, ठीक है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब डेवलप नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाए मतलब ये एक तरह से प्राचीन कोशिकाएं हैं, आद्य कोशिका जिनको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इनमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन कहाँ संपन्न होती है? ठीक है, इसमें जो श्वसन और ऊर्जा है वो मतलब प्लाज्मा झिल्ली के मुड़ाव पर, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसके मोड़ पर होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देने वाले गुणसूत्र वास्तव में किसके संघनित रूप है? तो जो गुणसूत्र हैं विभाजन के दौरान यही टूटते हैं। ठीक है, और ये क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन यानी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ये तो सही आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह खुरदरी क्यों दिखाई देती है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर छोटे छोटे दानेदार संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं, और यही प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, हाँ, तो ये ऑप्शन बी यानी राइबोसोम चिपके होने के कारण और प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेवार होता है, तो यही जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है, यह कोशिका को किस प्रकार से सुरक्षा देती है? सिंपल है, कोशिका भित्ति जब हम पढ़े उसके कार्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ये चयनात्मक पारगम्य नहीं, ये चयनात्मक पारगम्य नहीं होती बल्कि ये पारगम्य होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है जबकि कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। यह प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करती नहीं, उसके लिए क्लोरोफिल है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो है जिम्मेवार। यह यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है और कोशिका को फटने से बचाती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये ऊर्जा का भंडारण करती है? नहीं, ऊर्जा का भंडारण ये नहीं करती है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कोशिका के भीतर माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट से बना कोशिका कंकाल क्या कार्य करता है? ये भोजन के संचय में मदद करता है? नहीं, ये कोशिका का आकार बनाए रखने और आंतरिक परिवहन में सहायता करता है। ये सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। ये अनुवांशिक कोड को डिकोड करता है? नहीं, ये डीएनए का काम है। ये कोशिका झिल्ली को नष्ट करता है? नहीं, कोशिका झिल्ली को ये नष्ट नहीं करता है। ऑप्शन बी जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त
क्यों माना गया है। ठीक है, बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ केंद्रक के अलावे जो न्यूक्लियस है, ठीक है, क्या न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इनके अलावे दो कोशिकांग है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड यानी लवक। ठीक है, दोनों ही ऐसे कोशिकांग है जिनमें खुद के क्या पाए जाते हैं, में खुद के डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, खुद के डीएनए पाए जाते हैं, खुद के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसी के कारण ये खुद का प्रोटीन संश्लेषण खुद ही कर पाता है। ठीक है, तो इस वजह से इन्हें हम अर्ध स्वायत्त कोशिका या माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका के भीतर कोशिका, दोनों ही कथन इसी कारण से सत्य है। ठीक है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि एक मानव लाल रक्त कोशिका को, मानव लाल रक्त कोशिका, ध्यान दीजिएगा टेक्निकल क्वेश्चन है ये भी, शुद्ध आसूत जल, देखिए बड़ा ही कठिन अंग्रेजी है। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है ये आसूत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, याद रखिएगा, में रखा जाए तो क्या परिणाम होगा। पहला है कोशिका सिकुड़ जाएगा, नहीं, कोशिका नहीं सिकुड़ेगा। ठीक है, कोशिका के आकार में कोई बदलाव नहीं होगा, नहीं, ये भी नहीं है। कोशिका पानी सोखकर फूल जाएगा, हाँ फूल जाएगा, अभी डिस्कस करेंगे क्यों फूल जाएगा। कोशिका तुरंत विभाजित हो जाएगी, नहीं, ये भी नहीं। कोशिका विभाजन के लिए जो ये किसी द्रव की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हाँ, अभी हम लोग समझते हैं कि ये क्यों फूल जाएगा। देखिए, क्योंकि इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जा रहा है। ठीक है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो परासरण क्रिया के द्वारा इस कोशिका में जल का प्रवेश होगा। ठीक है, परासरण क्रिया के द्वारा, ठीक है, डिफ्यूजन के कारण। ठीक है, तो इससे इसमें क्या होगा कि चूंकि इसका जो मतलब परासरण दाब है, ठीक है, इस कोशिका के अंदर जो भी द्रव पदार्थ मौजूद हैं उनका परासरण दाब जो है वो बाहर के हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी आसूत जल से क्या है, कम है। ठीक है, और परासरण की क्रिया उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होती है। तो चूंकि जल का जो गमन है वो इसके अंदर होगा। ठीक है, और जल के प्रवेश करने के कारण कोशिका फूल जाएगी और फूलकर अंततः फट जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका परासरण दाब बहुत ही कम होता है। ठीक है, परासरण दाब और इसकी सांद्रता भी बहुत कम होती है आसूत जल के मुकाबले। इसमें अत्यधिक मात्रा में जल का जो है वो प्रवेश हो जाएगा। और चूंकि इसमें वैक्यूल्स यानी क्या कहते हैं उसको, कोशिका भित्ति की तरह जो पादपों में पाए जाते हैं, बात यहाँ किया जाए मानव की पादपों में वो कोशिका भित्ति पाए जाते हैं जो इन्हें बाहर से सपोर्ट देते हैं। ठीक है, बाहर से क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। लेकिन जंतु की कोशिका में कोशिका भित्ति पाए नहीं जाते हैं, इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा और ये अत्यधिक जल अवशोषण के कारण या जीव द्रव्य कुंचन के कारण, सॉरी जीव द्रव्य कुंचन यहाँ नहीं होगा। ठीक है, ये अत्यधिक जल अंतः शोषण के कारण ये फूल कर फट जाएगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले सघन क्षेत्र केंद्रिका का प्रमुख कार्य क्या है। लिपिड का संश्लेषण, नहीं। राइबोसोम डीएनए का निर्माण करना, ऊर्जा का संचय करना, कोशिका भित्ति की मरम्मत करना, नहीं, ये राइबोसोम, ठीक है, या आरएनए का निर्माण करना। ऑप्शन बी जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी पादप कोशिका को अति पराशरी यानी हाइपोटोनिक विलयन में रखा जाए तो कोशिका झिल्ली सिकुड़कर भित्ति से अलग हो जाती है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, पूछा गया है। जैसे ये कोई जार है जिसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, इसमें एक कोशिका रखा गया। ठीक है, तो कोशिका सिकुड़ जा रही है, क्या हो रही है, कोशिका सिकुड़ जा रही है। इट मीन्स कोशिका के अंदर का जो परासरण दाब और सांद्रता है वो अत्यधिक है और बाहर जो परासरण दाब है और सांद्रता है वो कम है। तो इस वजह से कोशिका के भीतर के जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने की वजह से कोशिका सिकुड़ जाएगा और कोशिका के भीतर से जल के अणु को बाहर निकलने की क्रिया जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, याद कीजिए हमने पढ़ाया था कि अचार में बैक्टीरिया गिर जाते हैं तो उनका जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है।
ठीक है, और बैक्टीरिया जो है वो अचार को इफेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए अचार अत्यधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाए जाने वाले F0 और F1 कण जो है उनका मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो ये डीएनए के प्राकृतिक कण होते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं, एटीपी का संश्लेषण करते हैं, वसा का संचय करते हैं। नहीं, ये एटीपी का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एटीपी का संश्लेषण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली में मौजूद कोलेस्ट्रॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। भोजन का अवशोषण करना नहीं, झिल्ली की तरलता और स्थिरता को नियंत्रित करना। हाँ, बी सही होगा। कोशिका भित्ति को सहारा देना नहीं, जबकि ये बात कोशिका झिल्ली की हो रही है तो ये कोशिका भित्ति को कैसे सहारा देगा। अब है एंटीबॉडी बनाना, नहीं ये भी गलत है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला है कि किस कोशिका को कोशिका के भीतर कोशिका कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका के भीतर कोशिका कहा जाता है। लाइसोसोम नहीं, गोल्जी नहीं, ये पहले बात कर चुके हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के भीतर कोशिका कहा जाता है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बस लैंग्वेज का फर्क है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, जिसकी वजह से ये अपने लिए जरूरी प्रोटीन का संश्लेषण खुद ही कर पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला है कि लाइसोसोम के पाचक एंजाइम किस माध्यम में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो क्षारीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, या बिना किसी माध्यम के। नहीं, ये अम्लीय माध्यम में। ठीक है, एसिडिक पीएच मान में ये अत्यधिक सक्रिय होते हैं। ठीक है, आइए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका कि झिल्ली को क्या कहा जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि जो प्लांट सेल होता है, इस तरह से इसमें कोशिका भित्ति होती है, फिर उसके बाद कोशिका झिल्ली होती है, फिर इसके अंदर अन्य सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और इसमें बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती है जिसको रसधानी कहते हैं। और इस रसधानी को प्रोटेक्ट करने के लिए दोहरी कोशिका झिल्ली की तरह संरचना होती है जो अर्धपारगम में होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, एक ये ये जो कोशिकांग है रसधानी, इनके अंदर भरे द्रव्य को मतलब कि अंदर समेट कर रखती है, इसे फटने से बचाती है। और इसको, ये जो दोहरी झिल्ली है ये टोनोप्लास्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट। ऑप्शन ए जो है, साइनोप्लास्ट है ऑप्शन ए में। बी, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, टोनोप्लास्ट इसको कहते हैं, इस झिल्ली को। ठीक है, और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई मैच्योर प्लांट सेल होता है, इसमें जो वैक्यूल है, जो रसधानी है, इसकी साइज इतनी बड़ी होती है कि ये कोशिका के 90% हिस्से तक को कवर कर सकता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक सामग्री किस क्षेत्र में बिखरी होती है। ठीक है, ये केंद्रकाभ में नहीं, प्लस प्लेस्मिड में नहीं, मीसोसोम में, पिलाई में नहीं, केंद्रकाभ में, न्यूक्लियोइड में। ठीक है, जो भी आनुवांशिक सामग्री है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, जिसको न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है, ये लास्ट क्वेश्चन था। देखिए, क्वेश्चंस कम नहीं है, इस चैप्टर से बनाने के लिए सैकड़ों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो मेजर क्वेश्चन रहे एग्जाम में पूछे जाते हैं या उन्हीं को हमने यहाँ डिस्कस किया है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, इसका कोई अंत नहीं है कि किस पैराग्राफ से या किस लाइन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो ट्रेडिशन में इन दिनों एग्जाम के ट्रेंड में नहीं है, उनको हमने स्किप कर दिया है। ठीक है, या कुछ ऐसे क्वेश्चन है हमने ऐसा उम्मीद किया है कि ये आप पढ़ चुके होंगे और इस लेवल पे बात करना उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सबको आते रहते हैं। ठीक है, इस वजह से हमने ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा। ठीक है, और अगर सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म को हर सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, ताकि
हर तरफ से सही जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।